आप सबों को प्रणाम। आज का विषय है पानी। माने पानी कैसे हमारे जीवन का सर्वनाश कर सकता है, इस विषय में बात होगी। अब आजकल दवाइयों का खर्चा इतना बढ़ चुका है कि लोगों ने स्वयं से बीमारी ठीक करने का मन बना लिया है, और इस विषय में जब वो पुस्तकें पढ़ते मेडिकल की या उपायों की, चिकित्सा संबंधित उपायों की, अथवा गूगल सर्च करते हैं अथवा सोशल मीडिया में देखते हैं, तो उनको एक बीमारी के लिए अनेकों उपाय दिखाई देते हैं। माने अनेक औषधियाँ, अनेक जड़ी बूटियाँ, अनेक व्यायाम वगैरह, तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं। एग्जैक्ट उपाय कोई बताता नहीं, उस प्रकार की जानकारी भी कोई देता नहीं कि जिससे बीमारी शर्तियाँ ठीक हो जाए। तो मनुष्य ऐसी अवस्था में क्या करे, ये उसके सामने प्रश्न उठता है। तो ये दृष्टिकोण रखते हुए हमने ये विचार किया कि इस चैनल के माध्यम से ऐसी जानकारी दी जाए कि जिसे यदि मनुष्य अपने जीवन में अमल में लाए तो कई बीमारियां नहीं होंगी। बीमारियां पहले क्या है ये तो बता दें, जिससे आज का समाज ग्रस्त है। तो मैं पढ़ देता हूँ। डायबिटीज़, हार्ट की बीमारियां, अनेक प्रकार की हार्ट की, कैंसर, आर्थराइटिस, जोड़ों का दर्द, अस्थमा, ब्लड प्रेशर, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, मेल पुरुषों संबंधित बीमारियां जिनमें प्रोस्टेट आदि आते हैं, फीमेल्स महिलाओं की बीमारियां जिनमें खास करके फाइब्रॉइड्स, सिस्ट्स हैं, पाइल्स, फिस्टुला, इनफर्टिलिटी, संतानहीनता, सिर दर्द, माइग्रेन, एक्जेमा, सोरेसिस वगैरह वगैरह। इनमें से एक भी बीमारी के कारण का पता आज की जो अत्यधिक प्रचलित पद्धतियां हैं उपचार की, उनके पास नहीं। आज के आधुनिक से आधुनिक चिकित्सा विज्ञान, उनके पास भी नहीं कि ये बीमारियां क्यों होती है। और ये बीमारियां होती हैं मेनली हमारे खान पान, जीवन शैली और मानसिकता। मानसिकता माने विकार, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष वगैरह। तो ये ध्यान में रखते हुए क्या करें, तो पहले विचार करिए कि परिस्थिति क्या है। जो शरीर भगवान ने सतयुग में मनुष्यों को दिया था, ठीक वही शरीर हम कलयुगी मनुष्यों को भी प्राप्त है। वही हंसना रोना, वही भूख प्यास, वही नींद, वही डाइजेस्टिव सिस्टम, वही श्वसन संस्था, वही रक्ताभिसरण संस्था वगैरह वगैरह, कोई रत्ती भर फर्क नहीं। तो जब सतयुग, द्वापर, त्रेता के लोग इतने निरोगी थे, तो हम कलयुग के मनुष्य इतने निरोगी क्यों, और ऊपर से अल्पायु के भी क्यों? ये पहला क्वेश्चन है। तो क्या आपको लगता है कि ये भगवान का पक्षपात है, या भगवान की डिज़ाइन इतनी कच्ची है कि जिसके कारण यदि मनुष्य को निरोगी रहना है तो उसे बहुत सारी जड़ी बूटियाँ, औषधियाँ, दुनिया भर की चीज़ें खानी पड़ेंगी और दुनिया भर के व्यायाम वगैरह करने पड़ेंगे, तब जा कर के वो निरोगी रहेगा? तो ये बिल्कुल गलत है। भगवान की डिज़ाइन इतनी परफेक्ट है, उसे सिर्फ हम प्राकृतिक नियमों से चलें तो हम बीमार पड़ ही नहीं सकते। दूसरी बात, मनुष्य की परसेंटेज, माने मनुष्य के पास शरीर है, ऐसा ही बैक्टीरिया के पास शरीर है, ऐसा ही हाथी के पास शरीर है। तो मनुष्य से लेकर, बैक्टीरिया से लेकर हाथी तक अगर गिनती की जाए तो उनकी परसेंटेज आती है 99। मतलब प्राणी जगत में, शरीरधारियों में 100 में से 99% बैक्टीरिया से हाथी है, और केवल 1% मनुष्य है। और इस 1% मनुष्य के पास आधुनिक से आधुनिक अस्पताल,
उसमें आधुनिक से आधुनिक सुपर स्पेशलिटी डॉक्टर्स। उसके बाद खूब एडवांसमेंट हो चुका है पैथोलॉजी माने रोगों के निदान में, और उसके अलावा एक से एक दवाइयाँ। फिर भी इस 1% मनुष्य में, प्राणी जगत के 1% मनुष्य में 80% मनुष्य बीमार हैं। और दूसरी तरफ देखा जाए तो वो 99% बैक्टीरिया से हाथी तक, जिनके पास ना डॉक्टर्स हैं, ना अस्पताल है, ना कोई ज्ञान है, ना औषधियाँ हैं, और वे सब के सब अपने नेचुरल हैबिटेट्स में निरोगी। अब हमको एक और विचार करना पड़ेगा कि हम लोग अपने को बहुत अंडर एस्टिमेट करके रखे। हम भूल गए कि हम जब माँ के गर्भ में थे तब उस समय ना तो कोई डॉक्टर साइंटिस्ट था और ना ही कोई जड़ी बूटियाँ औषधियाँ वगैरह वगैरह कर सकते थे। हम सबों ने अपने अपने शरीर को केवल 2 कोशिकाओं से शुरुआत करके पूरी मनुष्य देह बनाई। तो ये क्षमता या तो आप बोले कि आप में थी या आपके 2 सेल्स में थी। हम सब के साथ ऐसा ही है। हम सब ने 2 सेल से लाइफ शुरू करी थी, और शरीर में इतना ज्ञान था कि वो करोड़ों केमिकल्स लगते हैं 2 सेल से एक मानव देह बन के जन्म लेने में। वे सारे के सारे करोड़ों केमिकल्स ये शरीर ने बनाए थे। फिर आज अगर हमको थोड़ी सी बीमारी होती तो हम क्यों भागते, क्यों छटपटा जाते, क्यों बेचैन हो जाते? हमको भरोसा रखना चाहिए, देखना चाहिए कि बीमारी क्यों हुई है। दूसरा एक और हमने उल्लंघन किया है, वो ये कि आप करके देख लीजिए, एक नवजात बच्चा है, उसकी जीभ पे कुछ कड़वी चीज़ डाल दीजिए या ऐसी चीज़ डाल दीजिए जो उसके शरीर के लिए हानिकारक है। 1 माइक्रोसेकंड के अंदर वो बच्चा थूक देगा। आप सोच भी नहीं सकते, समझो आपने डाला जीभ पर उसके कोई हानिकारक वस्तु, तो सोचिए कि वो जीभ एसेस करती है ये शरीर के लिए अच्छा है या ख़राब है, और एसेस करके मस्तिष्क को बोलेगी और फिर ऑर्डर मिलेगा कि थूक दो। ये सारी क्रिया रिफ्लेक्स एक्शन में होती है। माने ऐसी अरेंजमेंट भगवान ने की है कि गलती से भी कोई हानिकारक चीज़ जीभ पे पड़ जाए तो नेचुरली मनुष्य थूक देता है। वो क्षमता भगवान ने दी थी, पर हम लोगों ने धीरे धीरे जीभ के स्वाद के चक्कर में सब अनदेखा करते हुए आज ऐसी अवस्था बना ली है कि हानिकारक पदार्थ भी अगर जीभ पे डालें तो हमको समझ नहीं आता है। ये क्षमता नष्ट नहीं हुई है, आज भी आपके पास है, हमारे पास है। हम चाहें तो इसको फिर से विकसित करके केवल प्राकृतिक नियमों का खान पान और मानसिकता सही करने के बाद आपको अपने आप अनुभव में आने लगेगा कौन सा पदार्थ अच्छा है, कौन सा नहीं है। 2 चीज़ें आपको बताएंगी। जैसे ही गलत पदार्थ पेट में गया, आपका जो मूलाधार चक्र है वो जगह से हट जाएगा, आपको बेचैन करेगा। और दूसरा, ज़रूरत से ज़्यादा अगर खाना खा ले तो आपकी आंख दर्द होने लगती है। ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, इन्हें मार्क करिए। अब जब ऐसी अवस्था है कि हम लोग बीमार पड़ते जा रहे हैं और बाहर ट्रीटमेंट का खर्च बहुत बढ़ चुका है, और ऊपर से कोई सही उपाय बताता भी नहीं, ना डॉक्टर ना सोशल मीडिया। बताते बहुत कुछ, लेकिन आपको खुद को लगता है कि इनमें कौन सही कौन गलत, ये निर्णय कर नहीं पाते क्योंकि इतने सारे सजेशंस हैं। तो ऐसी अवस्था में क्या करना चाहिए? क्या बीमार होके तन मन धन खर्च करके उस बीमारी को ठीक करने में लगना चाहिए, या अपना खान पान, अपनी जीवन शैली, अपनी मानसिकता बदल करके धीरे धीरे निरोगता की ओर बढ़ना चाहिए? एक दिन आप निरोग होंगे, होना होगा। अब पानी हमारे जीवन का सर्वनाश कर सकता है, सुनने में बहुत अटपटा लगता है, पर ये कैसे संभव है कि इनोसेंट दिखने वाला पानी हमारे जीवन को बर्बाद कर दे? तो सबसे पहले एक फॉर्मूला याद रखिए,
अकेला पानी पेट में कोई बीमारी पैदा नहीं कर सकता। अकेला भोजन पेट में कोई बीमारी पैदा नहीं कर सकता। और भोजन और पानी एक साथ कम से कम 80, ज़्यादा से ज़्यादा 120 बीमारियां पैदा कर सकते। उनमें से कौन सी हमको होगी वो तो हमारे भोजन पे, किस स्टेज पे पानी पिया, कैसा अवस्था थी शरीर की, इम्यूनिटी की, दूसरी, उस सब पे निर्भर करके कोई बीमारी कौन सी होगी वो निश्चित हो जाएगी। तो हमारा कहने का अर्थ ये कि भोजन और पानी एक साथ महादुश्मन, और ये दुश्मनी कितने देर टिकती है, माने कितने देर आपको ये करना है कि भोजन पानी एक साथ ना आए, केवल 1.5 घंटा। उतना अगर आप सह लेते हो तो आप अनेक बीमारियों से मुक्त हो जाते हो। मैं तो ये सोचता हूँ कि कुछ बीमारी छोड़ जो अन्य कारणों से होती है, जैसे उस दिन बताया था कि लेटरिन करने का तरीका अगर सही ना हो तो क्या क्या होता, माने हमारे दिनचर्या नित्य कर्म के अंतर्गत जो आते, तो बाकी सारी बीमारियां जो मैंने अभी डिस्क्राइब करी वो सब के सब ठीक होती हैं। अब क्या होता है, तो जैसे ही हम भोजन पेट में डालते हैं तैसे ही बिना विलंब किए पेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड छोड़ देता है और साथ साथ भोजन को पचाने के लिए पाचक रस भी छोड़ देता है। अब ये क्यों छोड़ता है? तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसलिए छोड़ता है, 3 बहुत महत्वपूर्ण कारण। पहला कारण ये कि हम या छोटे बच्चे या जो बच्चा रेंगते हुए चलता है, ये लोग बार बार मुंह में हाथ डालते हैं, तो अगर बाय मिस्टेक हमारे हाथों से भोजन के मार्ग से पेट में 10 लाख बैक्टीरिया भी पहुंच जाएं, तो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड उनको मार देगा, क्योंकि इस हाइड्रोक्लोरिक एसिड में इतनी ताकत है, वो उसको 10 लाख बैक्टीरिया मार सकता है। दूसरा मेन कारण ये है कि कुछ भोजन को हम बराबर चबाते, कुछ बिना चबाए जल्दबाजी में ऐसी पेट में ढकेल देते। अब पेट को तो उसका पेस्ट बनाना है, तो करेगा क्या? तो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड उसको गला देता है, तो भोजन पेट में गल जाता है और गलने के बाद पाचक रस को मिलना वो हर पार्टिकल में, हर कण में आसान हो जाता है। तो वो दूसरा कारण ये है भोजन को गलाना। तीसरा कार्बोहाइड्रेट, माना मतलब हम जो गेहूं, चावल, ज्वार, बाजरा खाते हैं, इनके प्रारंभिक पचन बिना हाइड्रोक्लोरिक एसिड के हो नहीं सकता। चलो हम ये सोच लें कि ठीक है, प्रारंभिक नहीं हुआ तो पूरा पचन आखिरी में आगे हो जाएगा, पर ऐसा नहीं है। अगर प्रारंभिक पचन नहीं हुआ तो आखिरी का पचन भी नहीं होगा। माने अगर आपने दूसरी कक्षा में बैठे नहीं, पास नहीं हुए, तो आप चौथी कक्षा में जा ही नहीं सकते, एडमिशन मिलेगी नहीं। उसी तरह अगर प्रारंभिक पचन नहीं हुआ कार्बोहाइड्रेट का, तो फाइनल पचन नहीं होगा। दूसरी बात, प्रोटीन्स, इनके भी प्रारंभिक पचन पेट में ही होता है। थोड़ी जानकारी दे दूं, प्रोटीन्स में पेप्टाइड बॉन्ड्स होते हैं, उन बॉन्ड को तोड़े बिना प्रोटीन फ्री नहीं होता। तो प्रोटीन का प्रारंभिक पचन भी पेट में होगा, अगर प्रारंभिक नहीं हुआ तो फाइनल भी नहीं होगा। मतलब आप कितना भी प्रोटीन खाओ, मेवा खाइए, कुछ खाइए, होगा ही नहीं। और कई अक्सर मैंने देखा है परिवारों में, माँ बाप को बोलते, क्यों बोलते हैं बच्चा कितना खाता है, मेवा खिलाते, ये खिलाते, वो खिलाते, लेकिन इसको लगता ही नहीं। लगता क्यों नहीं है? क्योंकि वो बच्चा मेवा खाता है, पानी पीता है, प्रारंभिक पचन नहीं होता, इसलिए वो मेवा केवल मल बन के बाहर निकल जाता है। माँ बाप को लगता है कि हाँ इसको शक्ति मिली है पर इसने खर्च दी। तो ये दोनों चीज़ें हो नहीं सकती। अब ये दोनों चीज़ें गड़बड़ कैसे हुई? तो पेट ने हाइड्रोक्लोरिक एसिड छोड़ा, आपने पानी ढकेल दिया, पानी पी लिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाइल्यूट हो गया, पतला हो गया। जैसे दूध में पानी डालो तो अजीब सा हो जाता है, चाय में पानी डालो अजीब हो जाता है। तो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड पतला हो गया। अब इसमें जीवाणु कीटाणु मारने की क्षमता खत्म, प्रारंभिक पचन करने की क्षमता बहुत कम हो गई। और
प्रारंभिक पचन नहीं तो फाइनल नहीं। इसी तरह हमारा जो पाचक रस है, जो इस भोजन को पचा करके आगे भेजने वाला था, पूर्ण पचन नहीं, शुरुआती पचन, वो भी अब हो नहीं सकता। इन 2 कारणों की वजह से पेट में भोजन जाने के समय पानी नहीं जाना चाहिए। अब करना क्या है? तो भोजन आपने किया, उसको चक्की जैसे मिक्सर में पीसा जाता है, वो उस तरह पीसता है। महिलाओं को बहुत अच्छे से पता है कि वो चावल भिगो कर अगर मिक्सर में पीसें तो थोड़ी ही समय में वो मिक्सर जाम हो जाता है। फिर वो थोड़ा पानी डालती हैं तो फिर मिक्सर चलने लगता है और फिर पिस जाता है। ठीक ऐसे ही आप 20 मिनट बाद 1 घूंट पानी पी सकते हैं। अगर पीने की आवश्यकता महसूस नहीं होती तो मत पिएं। ये ध्यान रखें कि आपका पचन जितना पानी जाएगा उतने अंश में कम होते जाएगा, और समय भी 1.5 घंटा। कई लोग मैंने देखे वो बोलते हैं हाँ हम 1 घंटे बाद पी लेते हैं। तो विचार करिए, 1.5 घंटे में 100% पचन है तो आधे घंटे में 33, 1 घंटे में 66, 1.5 घंटे में 99%, 100% होगा। तो पानी 1.5 घंटे बाद ही पीना है। अब पानी के कुछ प्राकृतिक नियम हैं। तो पहले हमने ये जान लिया कि भोजन के समय अगर पानी पिया तो ये सर्वनाश करके 120 बीमारियां बना देगा। तो इसका अर्थ ये निकलता कि पानी पीने के भी कुछ प्राकृतिक नियम हैं। हम में से कईयों को पता नहीं था, मुझको भी पता नहीं था कि पानी पीने के भी नियम होते हैं, लेकिन जानकारी प्राप्त करने के बाद समझ में आया। तो सबसे पहला नियम है कि सवेरे उठ के पानी पीना, ऊषापान। ऊषापान के एपिसोड में मैंने बताया था, यहाँ उससे थोड़ा अधिक जानकारी देना चाहूँगा। जो लोग ये चाहते हैं कि उनको मोटापा नहीं है, दुबले पतले ही हैं, लेकिन कॉन्स्टिपेशन है, मल बाहर नहीं आता है, देखिए 2 कैटेगरी बनेगी। एक जो दुबले पतले हैं, मल नहीं आता है, उनके लिए कैसे पानी पीना, और दूसरा जो मोटे हैं, उनका प्राइमरी एम है कि हम दुबले हो जाएं, उनके लिए अलग तरीका है। अब ये पेट है, और ये पेट का छोटी आंत शुरू हो गई, उसका शुरू का भाग है ड्यूडेनम, जहाँ पे पूरा पचन हो जाता है भोजन का। और ये अंदर से निकल के आई हुई है छोटी आंत, ये जो अंदर है, ये छोटी आंत आ करके इस बड़ी आंत में यहाँ ज्वाइन होती, और फिर ये बड़ी आंत में यहाँ तक हम बोल सकते हैं कि भोजन है। लेकिन इसके बाद तो मल शुरू हो जाता है। ये मल है, ऊपर चढ़ता है, ट्रांसवर्सली जाता है, नीचे आता है और फिर बाहर आ जाता है। अब आपका ये मुंह है, आपने इस मुंह में पानी पिया, गट 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 ढकेला, घोट घोट नहीं पिया, तो ये पानी है और इसकी प्रॉपर्टी है ज़मीन की ओर जाता है, बहता है, क्योंकि इसको ज़मीन खींचती है, ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण शक्ति खींचती है। दूसरा स्लोप भी है। तो जैसे ही आप पानी पीते हो, घूंट घूंट नहीं, गट 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 गट, वो ये पेट में आएगा, ठहरेगा ही नहीं, सीधा इसमें आएगा, छोटी आंत में आएगा, और छोटी आंत से बड़ी आंत में आएगा, और ये बड़ी आंत में पूरा भर जाएगा। लेकिन बड़ी आंत में आने के पहले यहाँ पर अगर मल भरा हुआ है तो ये छोटी आंत से बड़ी आंत में घुसने के बाद उसे ठहरना होगा, उसके आगे जा नहीं सकता। एक तो ऊपर चढ़ना है और दूसरा यहाँ पे ब्लॉक्ड है, मल भरा हुआ है। तो क्या होगा, तो यही पानी मल इसको सोखते जाएगा, ऊपर ऊपर सोखते 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 यहाँ तक कि यहाँ तक का मल गीला हो जाएगा,
उसका वज़न बढ़ जाएगा और हमको प्रेशर आएगा, टट्टी हो जाएगी, मल निकल जाएगा। ये हुआ जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन है, वो कॉन्स्टिपेशन दूर करना चाहते, वज़न कम करना नहीं चाहते। अब ये वाली कंडीशन देखिए, यहाँ पे कहीं पर भी वो नीले कलर का, जो ये नीला रंग का पानी है, यहाँ कहीं भी नहीं दिख रहा है, खाली है। या आपने पानी पिया, वो पेट में गिरेगा, लेकिन कितना? अगर आपने बहुत थोड़ा पानी पिया, एक घूंट, वो मुंह से निकलते हुए पेट में इधर पड़ेगा, वो पूरा पेट खाली है। और ये वाला थोड़ा पानी है, इसलिए बजाय इसके कि ये नीचे बह जाए, उसके पहले ही ये सोख लिया जाता है। यहाँ पर जैसे बारिश होती है तो मिट्टी पे थोड़ा सा पानी पड़ता है, बूंदें पड़ती, मिट्टी उसको सोख लेती है। लेकिन वही बारिश अगर खूब ज़्यादा हुई तो वो पानी मिट्टी सोख नहीं पाती, फिर पानी बहने लगता है। तो यहाँ पे बारिश खूब ज़्यादा हुई है, ये पानी बह गया, और यहाँ पे बारिश बहुत थोड़ी सी हुई है तो इसने सोख लिया। अब सोखने के बाद, क्योंकि ये नीचे नहीं जा पा रहा है, ये इसको सोखने के बाद पेट की दीवारें सीधा इसे लीवर में पहुंचा देती। लीवर देखता है कि ब्लड में ग्लूकोज कम हो गया है डाइल्यूशन के कारण, तो वो चर्बी जलाने का काम शुरू कर देता है और इसलिए मोटापा दूर होता है। तो जो लोग चाहते हैं वज़न कम करना, उनको इस नियम का बड़ी सख्ती से पालन करना पड़ेगा। नहीं तो होता ये, मेरे भी कई पेशेंट्स थे, उनको मैंने उपाय बताए, भाई घूंट घूंट पानी पियो, बाद में वो मिलते बोलते कुछ नहीं हुआ। कुछ क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उन्होंने ये रूट फॉलो किया। इधर करके तो देखो। असली क्या है, जो सत्यनारायण पूजा करते उस समय जो चम्मच इस्तेमाल होती पानी की, मुझे नहीं लगता कि उसमें ½ ml से ज़्यादा होती होगी। और इतना थोड़ा थोड़ा पानी पेट में डालेंगे तो इससे पहले कि वो बह जाए, वो सोख लिया जाएगा। सोख करके कहाँ जाएगा? कौन सोखेगा? ब्लड वेसल सोखेगी। वो ब्लड वेसल उसको कहाँ ले जाएगी? इस मेन सर्कुलेशन में नहीं, शरीर के, वो ले जाएगी लीवर। लीवर क्या करेगा? देखेगा ब्लड पतला है, ग्लूकोज कम है, तो वो चर्बी जलाएगा। तो ये हुई पहली बात कि हमको गट पानी नहीं पीना है। भोजन के 1.5 घंटे बाद ही पानी पीना है। क्यों? क्योंकि भोजन 1.5 घंटे तक पेट में रहेगा और उसके पहले आपने पानी पी लिया। तो आपको थोड़ी देर पहले ही बोला है कि पेट के अंदर भोजन और पानी एक साथ जानी दुश्मन। तो भोजन को निकल जाने दीजिए पेट से, फिर पीजिए जितना पानी पीना है, कोई नुकसान नहीं होगा। फ़ायदा क्या होगा कि भोजन बहुत अच्छे से पच जाएगा। और क्या नहीं होंगे? गैस, एसिडिटी, दुनिया भर की बीमारियां क्या क्या होती है आपके पानी डाल देने से। सबसे पहले होती गैस, क्योंकि भोजन को 2 ही गति है, पचने दोगे तो पच जाएगा, पानी पी के पचने नहीं दोगे तो सड़ेगा। सड़ेगा तो पहला प्रोडक्ट बनेगा गैस, दूसरा बनेगा एसिड, दोनों शिकायतें कई लोग करते हैं। तीसरा बनेगा यूरिक एसिड, तो जोड़ों के दर्द की श्रृंखला शुरू हो गई। चौथा बन जाएगा ये कोलेस्ट्रॉल, तो हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक, पैरालिसिस, वो बीमारियां हो जाएंगी। इस तरह 120 तक की बीमारी हो सकती है। तो भोजन के 1.5 घंटे के अंदर पानी ना पिएं। उसके बाद पानी ठंडा ना पिएं, क्योंकि अगर ठंडा पानी पिएंगे तो हमारे शरीर में भगवान ने 38 डिग्री सेंटीग्रेड की सेटिंग करके रखी है। आप किसी व्यक्ति को एक्सपेरिमेंट किया था कि बर्फ़ की सिल्ली पे खड़ा किया, और बर्फ़ की सिल्ली और उसके पैर के तलवे के बीच में जब थर्मामीटर डाला तो वो कम दिखा रहा था, 8-10 डिग्री। लेकिन जब उसके स्किन के अंदर थर्मामीटर डाला तो ये देखा कि वो 38.7 डिग्री सेंटीग्रेड ही है। माने शरीर का कोई सा भी भाग कितना ही ठंडा करो, गर्म करो, शरीर उसको प्रयास करेगा कि नॉर्मल टेम्परेचर पे ला दे। इस तरह शरीर में हीट और कूलिंग इफेक्ट पैदा करने की
रचना है। पानी खड़े होके ना पिएं। खड़े होके पिएंगे तो मैंने बहुत पहले बताया था कि भाई हमारे पेट के नीचे एक पर्दा है, डायफ्राम। वो पर्दे के ऊपर छोटी आंत, बड़ी आंत, मल, मूत्र सबका वजन रहता है, और आप खड़े रहो के जब पानी पियोगे तो पर्दा नीचे से उसको सपोर्ट नहीं दे पाता, और ये पानी 2 ग्लास अगर पी लिया तो आधा किलो हो गया। और इस वजह से डायफ्राम को, इसको रिकॉइल बोलते हैं, वो झेलने के लिए पर्दे को कड़क होना पड़ता है, और कड़क अवस्था में वो खींचता है और उसके बाद कहीं से फट जाता है। नाभि के पास फटा तो अम्बिलिकल हर्निया हो जाएगा, साइड में फटा तो किसी को लेफ्ट का हर्निया, किसी को राइट का हर्निया हो जाएगा। उसके बाद जोड़ों के दर्द की शिकायत अलग है, और इस प्रकार कई बीमारियां हो सकती। मैं ये लेक्चर यहीं पे समाप्त करना चाहूँगा, और आप लोगों ने सुना। इसके आगे हम देखेंगे भोजन कैसे हमारा नाश कर सकता है अगर प्राकृतिक नियमों से ना खाया तो। नट शेल में पानी 1.5 घंटे बाद ही पिएं। दूसरा, जिनको वजन कम करना है वो एक बार में आचमन वाली चम्मच जितना पानी पिएं। और तीसरा, पानी प्राकृतिक नियम से पिएं। आपको कभी भी कोई बीमारी नहीं होगी, ऐसा मैंने अनेकों केसेस में देखा है, मैं स्वयं हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।